नाजरीन, अगली एक दहाई के अंदर अंदर रूस और चीन का प्लान है कि वो डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में लेन देन का काम करें, यानी डॉलर को बिल्कुल वो ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें आप देखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी और टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मीडिया बता रहा है कि अमेरिका नाराज़ हो गया है और इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ना जाने क्या होगा। बहरहाल पाकिस्तानी सहमे हुए हैं और मीडिया में ज़्यादा शोर मचा हुआ है। डरने और डराने वाले सारे वो लोग हैं जो खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्हें कुछ छिन जाने का ख़तरा है। नाज़रीन, बेहतर ये होता है कि इंसान हकीकत की दुनिया में रहे। जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं, उसके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए और फ़िक्र भी करनी चाहिए। जो हमारे इख्तियार से बाहर है, उसके बारे में सोच सोच कर हलकान होना, रोज़ जीना, रोज़ मरना और बुज़दिलों की तरह रहना। हौसला रखें और बहादुरों की तरह हालात का मुकाबला करें। कमज़ोर और बुज़दिल कौमों का कोई साथी नहीं होता। दुनिया ने एक दिन तबाह बर्बाद होना ही है। हमें जितनी देर जीना है, इज़्ज़त व वक़ार के साथ जिएं। ये मटीरियल चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अंकबूत में फरमाते हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ खेल तमाशा है और हमेशा की ज़िंदगी तो आखिरत का घर है। नाज़रीन, ये जो सहाफ़ी और लोग हमें बता रहे हैं कि जी अमेरिका नाराज़ हो गया है, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। नाज़रीन, क्या अमेरिका आज नाराज़ हुआ है? मैं आपको बिल्कुल हकीकत आपके सामने रखता हूँ। फरवरी 1989 जब रूस का आखिरी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकला था, उस दिन से हम अमेरिका के निशाने पर हैं। अमेरिका ने उसी रोज़ ये फ़ैसला कर लिया था कि ये फ़ौज और अवाम जिसने 10 साल अफ़गानिस्तान में गुरिल्ला जंग लड़के दुनिया की एक सुपर पावर रूस को शिकस्त दी है, वो अब बहुत ख़तरनाक है और उसको ज़्यादा ख़तरा ये है कि यहाँ उसका बच्चा इसराइल भी है। तो उसने फ़ैसला कर दिया था कि पाकिस्तान को हमेशा अनस्टेबल रखना है, सिर्फ फ़ौजी लिहाज से नहीं बल्कि इकनॉमिकली और सोशली भी इसे डेवलप नहीं होने देना। उस वक्त से वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाकिस्तान पर हमला आवर है। मैं चंद वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। 9/11 के बहाने अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ, पाकिस्तान को साथ में लाया, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल की और फिर हमारे पाकिस्तानी इलाकों पे ही ड्रोन अटैक करता रहा। नतीजा, हमारे ही पाकिस्तानी जो उस इलाके के थे वो हमारी फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते गए और हमें क्या मिला? बम धमाके जो कि पूरे पाकिस्तान में फैल गए। यही अमेरिका चाहता था। दूसरा, मुख्तलिफ़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि FATF, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसके ज़रिए कभी पाबंदियाँ लगाता है और कभी मुख्तलिफ़ तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। तीसरा, ये हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाया हुआ है और आज तक ये आजकल जो ये अनरेस्ट है इंतहा पे है, इसलिए कि उसके गमाश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। चौथा, NGOs बनाकर उनको फंडिंग इस शराइत पे देते हैं कि वो पाकिस्तान का सोशो कल्चरल फैब्रिक तबाह करेंगे, उसके ऊपर बदनुमा दाग लगाएंगे और इनकी एक कौम की हैसियत से पहचान नहीं बनने देंगे। पाँचवां, भारत और इसराइल को हमेशा इनकरेज किया और सपोर्ट किया कि वो पाकिस्तान पर हमला आवर हो। ये तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं
جو کہ ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسرائیل اور بھارت آج تک ناکام ہوئے۔ لیکن ریسنٹ واقعہ 27 فروری 2019 یہ دور کی بات نہیں ہے، جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا۔ پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور ان کا پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینادھ گرفتار کر لیا، اور پاکستان میں جوابی وار میں ان کی باقاعدہ میپنگ کر لی تھی۔ وہ ہمارے گھیرے میں تھے، ان کے سینئر فوجی آفیسرز، لیکن پاکستان نے اٹیک نہیں کیا۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور امریکہ کے چاہنے والے صحافی اور تجزیہ نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہو رہا ہے۔ اس نے کب پاکستان کا ساتھ دیا؟ ہمیں یہ بتائیں، یا کب پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں اب پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ خود جنگ میں نہیں کودے گا۔ یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، اس نے صرف یوکرین کو آگے کیا، لیکن حالات اب امریکہ کی فیور میں نہیں ہیں۔ اب آپ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں۔ یہ شخص امریکہ کے ڈیفنس منسٹر کا ایڈوائزر رہ چکا ہے۔ یہ آپ چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں۔ I think we need to stay out of it. The American people think we should stay out of it. The Europeans think we should stay out of it. And we should stop shipping weapons and encouraging Ukrainians to die in what is a hopeless endeavor. So when you say stay out of it, you mean no sanctions, no military aid, just let Russia take the portion of Ukraine they want to take? Yes, absolutely. I see no reason why we should fight with the Russians over something that they have been talking about for years. We simply chose to ignore it. And more important, the population there is indistinguishable from their own. You know, the thing that's so disturbing is that on the one hand, we will not send our forces to fight, but we are urging Ukrainians to die pointlessly in a fight they can't win. We're going to create a far worse humanitarian disaster than anything you've seen thus far if it doesn't stop. آپ نے سنا، امریکہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ اپنی فوجیں یوکرین میں نہیں بھیجے گا، اور یوکرین کے جس حصے پر بھی روس قبضہ کرنا چاہتا ہے اس پہ قبضہ کر لے، امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امریکہ یوکرین کو اسلحہ دے کر جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، ایک کلپ اور دیکھیں۔ یہ خاتون جرمن پارلیمنٹیرین ہے۔ یہ ذرا پہلے آپ کلپ دیکھ لیں۔ Sanktionen, die den eigenen Bürgern am Ende mehr Schaden zufügen als denen, die damit gemeint sind, werden dem Krieg in der Ukraine kein Ende setzen können. یہ دیکھیں، بڑے کلیئر طریقے سے وہ اور بڑے فورسفل طریقے سے وہ بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے ہم روس پہ سینکشنز لگا رہے ہیں، یعنی پابندیاں لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پابندیاں جو ہیں یہ روس کے لیے کم اور جرمنی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوں گی، اور یہی حال پورے یورپ کا ہوگا کہ یورپ بالکل نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، لیکن ہوا کیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو اکسا کے پھنسا دیا ہے۔ جب میں سارے واقعات کو سامنے رکھ کے اس کا انالیسس کرتا ہوں تو مجھے یہ جنگ طول پکڑتی نظر نہیں آتی، خاص طور پر جب روس خود بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہو۔ چین بھی روس کو سمجھا رہا ہے کہ جنگ کو طوالت نہیں دینی، کیونکہ چائنا کی فلسفی یہ ہے کہ سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار اکنامیکلی، ٹیکنالوجیکلی سٹرونگ ہونا ہے۔ ناظرین، اگلی ایک دہائی کے اندر روس اور چین کا پلان ہے کہ وہ ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں لین دین کا کام کریں، یعنی ڈالر کو بالکل وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ کرپٹو کرنسی اور ٹیکنالوجی کون سی استعمال ہوگی؟ بلاک چین ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کرے گی۔ میں آخر میں امریکہ کے گماشتے جو کہ پاکستان میں ہیں، وہ نہ خود ڈریں اور نہ ہم پاکستانیوں کو ڈرائیں، اور یہ جو اب ایک دم سے
तहरीक अदम इत्मीनान शुरू हो गई है जिसमें बड़ी तेज़ी आ गई है। ये आवाम समझें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या है। क्यों कि अमेरिका और बरतानिया ये वो दो कंट्रीज़ हैं जो सोचते हैं, प्लान करते हैं और हर जगह पे लड़ाई झगड़ा करने का काम जारी रखते हैं। यही इनका पेशा है। लेकिन आप ये देखें, ख़ास तौर पे मैं अपने सहाफ़ियों को कहूँगा कि जिनके ऊपर आप जाने निछावर करते हैं और जिनका आप माउथ पीस बनते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर उन सहाफ़ियों की जो कि उनका माउथ पीस है, बाकी सहाफ़ियों की मैं बिल्कुल कतन बात नहीं कर रहा। तो जनाब वो लोग हमें तो अपने जैसा इंसान ही नहीं समझते। आजकल ये जो मीडिया पे क्लिप्स चल रहे हैं बड़े क्लियर हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो यूक्रेन में मर रहे हैं वो नीली आंखों वाले, सफ़ेद रंगों वाले, सुनहरी बालों वाले, वो हमें हम जैसे देखते हैं। ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग नहीं हैं। यानी कि उनको ये अफसोस हो रहा है कि यूक्रेन में इस तरह के लोग नहीं मरने चाहिए। गोया वो हमें तो अपने जैसा इंसान ही नहीं समझते। तो जनाब जो आपको इंसान ही नहीं समझते अपने हम पल्ला, आप उनका माउथ पीस क्यों बने हुए हैं? आप खुद सोचें और अपने कंट्री पाकिस्तान के बारे में सोचें और हर वक्त प्रोपेगेंडा करने की बजाय अपने इदारों को मजबूत करें। आज के लिए इतना ही। खालिद इकबाल की तरफ से बहुत दुआएं।